हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चा पार्टी आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो हम इस गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए लेके आए हैं अभी न्यूक्लिक एसिड तक, और हमारा न्यूक्लिक एसिड एक इम्पॉर्टेंट तरीके का बायोमोलिक्यूल है जिसको हमें बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ता है। उससे पहले हम कुछ सवाल ले लेते हैं इनसे रिलेटेड। व्हाट इज द सिंगल टर्म दैट आंसर ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन सभी नीचे दिए गए सवालों का एक ही आंसर कौन सा हो सकता है। वॉट डिसाइड वेदर यू आर ब्लू आइड और ब्राउन आइड। ये कैसे डिसाइड होगा, ये डिसाइड होगा हमारे किसके, जेनेटिक कोडिंग के ऊपर, डीएनए के ऊपर। वॉट वाई डज व्हीट ग्रेन जर्मिनेट टू प्रोड्यूस व्हीट प्लांट नॉट राइस। क्यों, क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन प्रेजेंट रहती है कि हमें व्हीट के ग्रेन्स बनाना है, और इंफॉर्मेशन कहाँ रहती है, डीएनए के अंदर। विच एसिड मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियाई ऑफ लिविंग सेल। न्यूक्लियाई ऑफ लिविंग सेल, न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है डीएनए। और साइटोप्लाज्म की बात करते हैं तो साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट रहेगा, आरएनए। ये सब कुछ हमने किया ताकि हम न्यूक्लिक एसिड को डिटेल में पढ़ सकें। अभी हमारा पहला टॉपिक हम लेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, और इसी के अंदर हम कंपोनेंट के बारे में भी बात करेंगे। तो न्यूक्लिक एसिड के दो टाइप्स हो जाते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसको हम डीएनए नाम से सुनते आए हैं, एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसको हम आरएनए नाम से सुनते आए हैं। फर्दर आरएनए का क्लासिफिकेशन होता है एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए में। मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, ये सब कुछ बनते हैं न्यूक्लियोटाइड से। तो आप क्या बोल सकते हो, न्यूक्लियोटाइड्स आर द मोनोमर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड्स ये मोनोमर्स हैं न्यूक्लिक एसिड से। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइन होंगे तब जाके बनेंगे कौन, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड्स के तीन हिस्से आपको ध्यान रखने हैं। न्यूक्लियोटाइड्स तीन चीजों से बनता है, पेंटोस शुगर जिसमें डीऑक्सीराइबोज या फिर राइबोज होगा। अगर डीऑक्सीराइबोज होगा तो हमें डीएनए देखने को मिलेगा, अगर राइबोज होगा तो हमें आरएनए देखने को मिलता है। साथ ही साथ नाइट्रोजन बेसिस, तो नाइट्रोजन बेसिस में भी दो फैमिलीज आपको ध्यान रखनी है। पिरिमिडीन जिसमें कट कट आता है, CUT यूरासिल थाइमाइन साइटोसाइन, यूरासिल थाइमाइन साइटोसाइन, एंड प्यूरिन, प्यूरिन में एजी आता है, एडेनाइन ग्वानिन, एंड फॉस्फेट ग्रुप, ये फॉस्फेट ग्रुप आपको देखने को मिलता है। तो न्यूक्लियोटाइड्स में तीन हिस्से देखने को मिलेंगे आपको, कौन से, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस, एंड साथ ही साथ फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप। इन दोनों को हम मिला दें तो हम इनको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। ये हो जाते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो आप ये बोल सकते हो न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप से बनता है। और न्यूक्लियोसाइड में हमें दो हिस्से मिलेंगे, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस के। न्यूक्लियोसाइड, एक न्यूक्लियोसाइड में दो बेसिक कंपोनेंट रहते हैं, न्यूक्लिक एसिड और पेंटोस शुगर, और नाइट्रोजनस बेसिस आ जाते हैं उसमें, नाइट्रोजनस बेसिस आ जाएंगे उसमें पेंटोस शुगर के साथ में। इनका स्ट्रक्चर ऐसा रहता है, शुगर प्लस बेस, शुगर प्लस बेस। कौन सी शुगर, वो हो सकती है या तो डीएनए या तो आरएनए, और बेसिस वो तो पांच में से कोई भी हो सकते हैं। इनके बारे में हमें अब डिटेल में धीरे धीरे पढ़ना। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड में तीनों बेसिक कंपोनेंट प्रेजेंट रहेंगे, फॉस्फोरिक एसिड का ग्रुप, पेंटोस शुगर का ग्रुप और नाइट्रोजनस बेसिस का ग्रुप। अब इनको हमें डिटेल में समझना है स्ट्रक्चर वाइज। तो आई होप आपको क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ गया होगा कि न्यूक्लियोटाइड ये मोनोमर है न्यूक्लिक एसिड के। न्यूक्लियोटाइड के अंदर हमें न्यूक्लियोसाइड देखने को मिलता है और फॉस्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोसाइड दो हिस्सों में आ जाते हैं, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस। चलिए गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं हम। वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग सेल, सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम प्रॉपर्टी अपनी देखें तो एबिलिटी है हमारी अपनी ही रेप्लिकास, जेरोक्स मशीन है हम, ताकि अपने जैसी जनरेशन को आगे बढ़ा सकें। एक सर्टन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन हमेशा पास होती है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, और इसी इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये हमेशा एक सेल में जमा होती है, और कहाँ पे सेल में, न्यूक्लिक एसिड्स में जमा होती है। दो तरीके के न्यूक्लिक एसिड्स हमें पढ़ना रहता है, एक होता है आरएनए और दूसरा रहता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए। आरएनए ये ज़्यादातर फाउंड होता है साइटोप्लाज्म में, और डीएनए फाउंड होता है हमारे न्यूक्लियस में। ये इनके बेसिक डिफरेंसेस में आ जाता है। नॉलेज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम बायोलॉजिकल फंक्शंस को पहचान पाए। इस हिस्से में हम न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में पूरा डिटेल में समझने वाले बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं हम।
डू यू नो वाला सेक्शन कवर करते हैं, क्या हमें पता है ये सारी चीजें? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल मटेरियल ऑफ बॉडी। प्रोटीन का बनाना ये हमारे बॉडी के लिए एक मेन पार्ट रहेगा, क्योंकि ये हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। इज द प्रोसेस इन विच जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर। प्रोटीन के बनाने में हमेशा जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। डीएनए इस प्रोसेस को गवर्न करता है, इस प्रोसेस को करवाता है, जिसको हम बायोलॉजी में अगर देखें तो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन नाम से पढ़ते हैं। एंड सेंट्रल डोग्मा प्रोसेस, जो कि डीएनए आरएनए की हेल्प से प्रोटीन्स बनाने का काम करता है। डीएनए इज प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम ऑफ सेल। सेल के अंदर क्रोमोसोम रहते हैं, और क्रोमोसोम ये किससे बनते हैं? डीएनए से। आप 12th स्टैंडर्ड के मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में ये सब कुछ बायोलॉजी में डिटेल में पढ़ते हो। ईच क्रोमोसोम हैज डिफरेंट टाइप ऑफ डीएनए। हर एक क्रोमोसोम में अलग अलग टाइप के डीएनए आपको देखने को मिलते हैं। एंड इंडिविजुअल क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ मेनी टाइप ऑफ जीन। जो क्रोमोसोम है, डीएनए के छोटे से हिस्से को हम क्या बोलते हैं? जीन। सेगमेंट ऑफ डीएनए, इसको क्या बोलेंगे हम? जीन। जीन इज द पोर्शन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। जीन ये पोर्शन होगा डीएनए का, छोटा सा पोर्शन डीएनए का, उसको हम क्या कहेंगे? जीन। ये सिंगल प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। डीएनए हमेशा स्टोर करता है प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन। कितने प्रोटीन्स बॉडी को रिक्वायरमेंट के हिसाब से चाहिए, ये इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखने का काम कौन करता है? डीएनए। और वाइल आरएनए जो है ये ट्रांसलेट करता है इस सिंथेसिस प्रोसेस को, जितने भी सेल को जरूरत रहेगी। तो देखो इस तरीके से हम इसको ध्यान रखेंगे कि डीएनए हमेशा एज अ काम करता है। हम बोल सकते हैं ये मेन है हमारा बिल्डर की तरह, जो कि बिल्ड करवाने का काम करता है किसके? प्रोटीन की बिल्डिंग का। और इसके बीच में आता है फिर आरएनए। आरएनए हो जाता है कॉन्ट्रैक्टर, ये कॉन्ट्रैक्ट लेता है, ठेकेदार हो जाता है। एंड आरएनए अपने 3 लेबर्स को बोलता है कि ये काम करो। कौन से? एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो कि ये हमारे बॉडी में सीक्वेंस होती है किसकी? प्रोटीन सिंथेसिस की, प्रोटीन बनाने की। आई होप आपको ये अच्छे से समझ गया होगा कि कैसे प्रोटीन बनाने का सीक्वेंस होता है। डीएनए कमांड करता है, इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा प्रोसेस। सेंट्रल डोग्मा प्रोसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियोटाइड से शुरुआत करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड आर द मोनोमर। न्यूक्लियोटाइड्स ये मोनोमर्स है न्यूक्लिक एसिड्स के। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड आर अनब्रांच। देखिए न्यूक्लिक एसिड ये अनब्रांच रहेंगे पॉलीमर्स। रिपीटिंग मोनोमर्स हैं कौन? न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड ये अनब्रांच है, अनब्रांच पॉलीमर है किसके? रिपीटिंग मोनोमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इन अदर वर्ड्स न्यूक्लिक एसिड ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर शो करता है। डीएनए के अंदर मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड रहेंगे, जबकि आरएनए के अंदर थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड देखने को मिलते हैं। वैसे ही डीएनए डबल स्टैंडर्ड है और आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है, ये भी आप डिफरेंस में याद रख सकते हो। न्यूक्लियोटाइड मोनोमर कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट। न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें रहती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। मोनोसाइक्राइड, कौन सा मोनोसाइक्राइड? एक तो राइबोज हो सकता है या फिर डीऑक्सीराइबोज हो सकता है। इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है बेटा, थोड़ा सा। नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस हो सकते हैं, N2 बेसिस हो सकते हैं, और फॉस्फेट ग्रुप हो सकता है। तो 3 हिस्से आपको देखने को मिलते हैं किसके? न्यूक्लियोटाइड्स के। इन दोनों को मिला के नाइट्रोजन बेसिस एंड मोनोसैकेराइड्स मतलब शुगर, इनको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड बोथ आरएनए एंड डीएनए, इसमें 5 मेंबर्ड की रिंग रहती है। देखो ये है कौन? राइबोज शुगर, राइबोज। और ये है 2-डीऑक्सीराइबोज शुगर, 2-डीऑक्सीराइबोज शुगर। 5 मेंबर्ड रिंग है, जिसमें से एक ऑक्सीजन है और 4 रिंग के अंदर कार्बन है, 5वां कार्बन बाहर रहता है। राइबोज का अगर हम स्ट्रक्चर देखें फिशर प्रोजेक्शन में, तो राइबोज कुछ आपको इस तरीके से दिखता है। यहाँ OH, 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 लास्ट में CH2OH और ऊपर में CHO, मतलब जो राइबोज है वो अल्डो पेंटोज है, क्योंकि इसमें 5 कार्बन है। क्लियर? देखो क्या करना है, ये बीटा राइबोज है। ये कौन सा राइबोज है? बीटा राइबोज, बिकॉज ये पहला OH जो है वो ऊपर के साइड में बीटा साइड में प्रेजेंट है। अल्फा बीटा हमने आपको कार्बोहाइड्रेट्स में डिटेल में पढ़ाया है। पहला OH ऊपर, सेकंड नीचे, थर्ड नीचे, और फोर्थ पे H है, और CH2OH ऊपर में 5th वाला कार्बन। इसके सेकंड कार्बन से, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये 5th,
सेकेंड कार्बन से अगर आपने ऑक्सीजन हटा दिया, इसलिए इसको नाम पड़ जाता है 2-डीऑक्सी, डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन हटाया, 2-डीऑक्सी राइबोस। और ये कहाँ प्रेजेंट रहता है? डीएनए में। और ये कहाँ प्रेजेंट रहता है बेटा? आरएनए में, आरएनए में। क्लियर? इतना समझ गया? 5 मेंबर्ड रिंग होने की वजह से इसको हम फ्यूरॉन कहते हैं, फ्यूरॉन जैसा स्ट्रक्चर। और ओज लगा देते क्योंकि ये मोनोसैकेराइड्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, और कार्बोहाइड्रेट्स के लास्ट में ओज तो लगता ही है। तो न्यूक्लियोसाइड में आपको आरएनए और डीएनए 5 मेंबर्ड मोनोसैकेराइड दिखते हैं, जिसको आप फ्यूरानोज कहोगे। ऑफन कभी कभी इसको सिंपली हम शुगर के नाम से भी जानते हैं। आरएनए शुगर कंपोनेंट में डी आरएनए डी राइबोज प्रेजेंट रहता है। आरएनए के अंदर डी राइबोज, और डी आप बोल सकते हो बीटा वाला प्रेजेंट रहेगा, मतलब OH ऊपर के साइड में प्रेजेंट रहेगा। वाइल डीएनए में 2-डीऑक्सी डी राइबोज प्रेजेंट रहता है, 2-डीऑक्सी डी राइबोज प्रेजेंट रहता है, क्योंकि सेकंड पोजीशन से ऑक्सीजन चले जाता है। तो आई होप को इतना समझ गया होगा कि आरएनए में राइबोज रहेगा एंड डीएनए में डीऑक्सी राइबोज रहेगा। क्लियर? इनके स्ट्रक्चर आपको अच्छे तरीके से लर्न करके रखने हैं, प्रैक्टिस करके रखनी है आपको। नेक्स्ट, टोटल 5 मेंबर्ड की नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस वाली रिंग रहती है। टोटल 5 नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस है हमारे पास में, जिसको हम 2 हिस्सों में डालते हैं। एक हिस्सा रहेगा कौन सा इसका? एक को कहते हैं हम पिरिमिडीन और दूसरे को कहते हैं प्यूरिन। तो जैसे कि पिरिमिडीन नाम बड़ा दिख रहा है, इसमें आपको छोटी सी रिंग देखने को मिलती है, और प्यूरिन नाम छोटा दिख रहा है तो बड़ी रिंग देखने को मिलती है। अब यहाँ से हम ट्रिक लगाना स्टार्ट करेंगे। देखिए ट्रिक क्या लगाते हैं, प्यूरिन के लास्ट में हमें 9 जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, मतलब आप 9 याद कर लेना, प्यूरिन के लास्ट में 9 है, तो इसमें 9 कार्बन वाली रिंग रहती है। और नामकरण स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 से। ठीक है, प्यूरिन के अंदर इसके 2 हिस्से देखने को मिलते हैं, एजी एजी। तो आप इसको ध्यान रखोगे, प्यूरिन को पूरा गैप से, गैप जी से हो जाएगा गोनिन एडेनिन प्यूरिन, गोनिन एडेनिन प्यूरिन। प्यूरिन में आप लास्ट में 9 याद रखना, मतलब ये 9 मेंबर्ड रिंग है, 9 मेंबर्ड रिंग है। फिर जब यहाँ आओगे तो आपको तीनों को ध्यान रखना है, CUT मतलब कट से। तो आप जब प्यूरिन की रिंग को कट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा पिरिमिडीन। आपको क्या मिल जाएगा? पिरिमिडीन। समझ गया? तो यहाँ से आपको ट्रिक समझ रही है, गैप से आप ध्यान रखोगे, गोनिन एडेनाइन प्यूरिन, प्यूरिन मतलब 9 में 9 कार्बन रिंग है। फिर जब आओगे ऊपर में तो आपको कट मिलेगा, कट में साइटोसाइन, यूरासिल, थायमाइन। और जब आप प्यूरिन को कट कर दोगे तो आपको पिरिमिडीन मिल जाएगा। पिरिमिडीन 6 मेंबर्ड रिंग है। और देखो आगे ट्रिक बताते हैं हम। प्यूरिन के अंदर पहला मेंबर है एडेनिन, एडेनिन। एडेनिन को आप ऐसे रेट करना, एड प्लस अमाइन, एड प्लस अमाइन। तो एडेनिन खुद कह रहा है कि मेरे अंदर अमाइन को ऐड करो, तो इसकी 6th पोजीशन पे अमाइन को ऐड कर देना, 6th पोजीशन पे अमाइन को ऐड कर देना। क्लियर? देन उसके बाद में ग्वानिन, ग्वानिन, ग्वानिन खुद कह रहा है कि गो अमीन, गो अमीन। तो जो 6th पोजीशन पे अमीन है उसको बोला उसने जा, और ये लग गया 2nd पोजीशन पे, ये कहाँ लग गया? 2nd पोजीशन पे। और जब ये गया इस वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ गया। तो आपको आई होप ये समझ गया होगा प्यूरिन का स्ट्रक्चर क्या है। नेक्स्ट हम आते हैं ऊपर में पिरिमिडीन में। तो पिरिमिडीन कैसे बना? प्यूरिन को हमने कट कर दिया, कट मतलब CUT, साइटोसाइन, यूरासिल, थायमाइन। अब देखो आपको पिरिमिडीन पहले याद करके रखना है। पिरिमिडीन में 6 कार्बन है, फर्स्ट कार्बन पे बेस में आपको N रखना है, थर्ड कार्बन पे N रखना है, और अल्टरनेटली आपको डबल बॉन्ड्स बनाने हैं। जहाँ पे भी N आएगा डबल बॉन्ड चलते जाएंगे, जहाँ पे NH आएगा वहाँ डबल बॉन्ड हटा देना है। और हमेशा ध्यान रखो कि यहाँ 5th और 6th पे डबल बॉन्ड आएंगे ही आएंगे, डबल बॉन्ड आएंगे ही आएंगे। अब देखिए क्या करना है, सबके 2nd पोजीशन पे हमेशा डबल बॉन्ड O लगाना ही लगाना है, 2nd पोजीशन पे लगाना ही लगाना है। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना है साइटोसाइन, साइटोसाइन में आप यहाँ लगाओगे NH2। फिर उसके बाद में 2 जो यूरासिल और थायमाइन, यूरासिल और थायमाइन में सिमिलरिटी ये है बेटा कि थायमाइन जो है वो प्रेजेंट रहता है डीएनए में, डीएनए में। इसको याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, थायमाइन डीएनए में प्रेजेंट रहता है और यूरासिल प्रेजेंट रहता है आरएनए में। इन दोनों में एक सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगी, इसका जो 4th पोजीशन है वहाँ पे भी डबल बॉन्ड O है। साइटोसाइन के जो NH2 है उसको हटा दिया गया और 4th पोजीशन पे डबल बॉन्ड O आ गया। 2nd पे तो था ही सब में, 4th पे भी आ गया। और थायमाइन में आपको यहाँ पे बनाना है एक मिथाइल ग्रुप भी,
मिथाइल ग्रुप बी। तो इस तरीके से आप याद करके रख सकते हो सभी तरीके के नाइट्रोजनस बेसिस। इनके इनिशियल लेटर अच्छे तरीके से ध्यान रखना है आपको, ताकि आप यूज कर सको जब हम बॉन्डिंग करेंगे तो। चलो आगे बढ़ते हैं हम न्यूक्लियोसाइड में। न्यूक्लियोसाइड इज फॉर्म बाय जॉइनिंग एनोमेरिक कार्बन। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है बेटा? न्यूक्लियोसाइड मतलब क्या कि जिसमें हम शुगर को ऐड करेंगे नाइट्रोजनस बेसिस के साथ में। तो कहाँ ऐड करते हैं? ये ध्यान रखो कि शुगर के एनोमेरिक मतलब पहले कार्बन पे हमेशा नाइट्रोजनस बेसिस ऐड होते हैं। तो ये लाइन अच्छे से ध्यान रखना कि न्यूक्लियोसाइड ये फॉर्म होते हैं बाय जॉइनिंग एनोमेरिक कार्बन ऑफ फ्यूरानोज। एनोमेरिक कार्बन मतलब C1। जो राइबोज का पहला कार्बन है उसी को एनोमेरिक कार्बन हम कहते हैं। तो एनोमेरिक कार्बन ऑफ फ्यूरानोज विथ नाइट्रोजनस बेसिस। वाइल नंबरिंग अगर हम करते हैं न्यूक्लियोसाइड्स की, जब हम न्यूक्लियोसाइड्स की नंबरिंग करते हैं तो हमें प्राइम यूज करना पड़ता है। प्राइम यूज करना पड़ता है। प्राइम्स आर यूज्ड फॉर फ्यूरानोज नंबरिंग टू डिस्टिंग्विश देम। देखो हमने ऑलरेडी, सुनो अच्छे से बात सुनो, ऑलरेडी हमने नंबरिंग यहाँ से दे दी है 1 2 3 4 5 6, हमने नंबरिंग दे दी है 3 4 5 6। जब हम यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम और 5 प्राइम देंगे, ताकि हमें कोई ना कोई इसमें डिफिकल्टी ना जाए। तो 1 2 3 4 ये जाएगा कहाँ पे? नाइट्रोजनस बेसिस में नंबरिंग। एंड जब हम बात करेंगे शुगर के अंदर तो 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम ऐसे नंबरिंग देंगे। क्लियर? पिरिमिडिन बेसिस में अगर हम देखें तो 1 प्राइम 2 प्राइम ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? शुगर्स में, शुगर्स में। ठीक है, और हमेशा 1 प्राइम से ज्वाइन होंगे नाइट्रोजनस बेसिस। हमेशा 1 प्राइम से कौन ज्वाइन होंगे? नाइट्रोजनस बेसिस का फर्स्ट कार्बन। फर्स्ट जो भी पोजीशन होगी, जैसे यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन किसकी है? नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन की, वो यहाँ ज्वाइन होने वाला है, वो यहाँ ज्वाइन होने वाले हैं। ठीक है, तो सवाल देखो क्या क्या बन सकते हैं कि न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है। न्यूक्लियोसाइड कैसे बनेगा? जब राइबोज का एनोमेरिक कार्बन ज्वाइन होता है फर्स्ट पोजीशन ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस के साथ में, उसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट ज्वाइन होगा तो न्यूक्लियोसाइड मिलेगा। ठीक है, जब हम नंबरिंग करते हैं नाइट्रोजनस बेसिस में तो 1 2 3 4 देंगे, और जब हम नंबरिंग करते हैं शुगर में तो 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम और 5 प्राइम देंगे। तो यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन। आगे बना न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड में तीनों आ जाएंगे। तो यहाँ देखो फर्स्ट इस पे कौन ज्वाइन हो गया? ये क्या है हमारे पास में? एडेनिन। एडेनिन देखो एडेनिन कैसे याद किया था हमने? एड अमाइन। तो अमाइन यहाँ पे है, और ये कहाँ ज्वाइन हुआ? एनोमेरिक कार्बन पे। फिर उसके बाद सेकेंड पोजीशन पे आपको OH दिखा तो समझ जाना कि ये राइबोस है। क्या है ये? राइबोस है। फिर उसके बाद जो 5th प्राइम पोजीशन है वहां ज्वाइन होगा फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप। तो सवाल कैसे आएंगे बेटा? देखो ये कि जो बेसिस है वो कहाँ ज्वाइन होते हैं? वो तो फर्स्ट प्राइम पे ज्वाइन होते हैं, एनोमेरिक कार्बन पे ज्वाइन होते हैं। इनमें कौन सा बॉन्ड होगा? इनमें आपको बॉन्ड देखने को मिलेगा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का। क्लियर? यहाँ आपको बॉन्ड देखने को मिलेगा डाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड देखने को मिलता है। फॉस्फेट ग्रुप कहाँ ज्वाइन होगा? 5 प्राइम पोजीशन पे, 5 प्राइम पोजीशन पे। इनके जो हमें नाम दिए हुए हैं वो देखो, AMP एडेनाइन मोनोफॉस्फेट, एडेनाइन मोनोफॉस्फेट। और ये किसके लिए रहेगा? राइबोज के लिए। आगे में अगर कुछ नहीं दिया तो समझ जाना राइबोज है। DCMP, DCMP, डी से बेटा पता चल जाएगा डी ऑक्सी राइबोज, क्योंकि सेकेंड पोजीशन पे अब OH ये नहीं प्रेजेंट है। सेकेंड पोजीशन पे OH प्रेजेंट नहीं है, मतलब वो है DNA का, डी ऑक्सी राइबोज का। यहाँ पे कौन लगा है? ये है साइटोसाइन। ये कौन है? साइटोसाइन। साइटोसाइन में आपको ऊपर में NH2 देखने को मिलेगा। देन यूरासिल और थाइमाइन की बात करें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O रहेगा, एंड थाइमाइन में यहाँ पे CH3 भी प्रेजेंट रहता है। ओके, इसको मिटाते हैं अभी और आगे समझते हैं क्या बातें दी गई है इसमें। न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म होते हैं फॉस्फेट ग्रुप को 5 प्राइम पोजीशन पे ज्वाइन करके। 5 प्राइम पोजीशन, यहाँ से OH निकल जाता है, यहाँ से OH और यहाँ से फॉस्फोरिक एसिड का H निकल जाता है, और वाटर मॉलिक्यूल वहाँ से रिलीज हो जाएंगे। जब भी बायोमॉलिक्यूल में बॉन्डिंग होती है तो H2O रिलीज होने वाला है। एक आपको ब्रिज मिलेगा न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में, और यहाँ पे दिया हुआ है शॉर्ट स्ट्रक्चर AMP, DAMP, UMP, DTMP एंड सो ऑन। AMP मतलब एडेनिन मोनोफॉस्फेट, DMP मतलब डीऑक्सीराइबो एडेनाइन मोनोफॉस्फेट, ऐसा वो रहेगा। पहला लेटर हमें बताता है नाइट्रोजन बेस के बारे में, और MP बताएगा हमें मोनोफॉस्फेट के बारे में।
छोटा लेटर जो डी दिया हुआ है हमें, ये किसके बारे में बताएगा, डीऑक्सी राइबोस के बारे में, डीऑक्सी राइबोस के बारे में। ओके बेटा, क्लियर। तो आपको न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है ये क्लियर हो गया। न्यूक्लियोटाइड में आपको 3 हिस्से मिल गए, ये हो गया हमारा N2 बेस, नाइट्रोजनस बेस, ये हो गया हमारा हिस्सा किसका, राइबोस शुगर का, राइबोस शुगर का, एंड ऊपर में ये हिस्सा हो गया किसका, फॉस्फोरिक एसिड का। तो N2 बेस ये एनोमेरिक कार्बन पे ज्वाइन होगा बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, फॉस्फेट ये ज्वाइन होगा 5th प्राइम पोजीशन पे बाय फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। न्यूक्लिक एसिड 2 तरीके के रहेंगे, डीएनए और आरएनए, ये पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड के, ठीक है। बाय ज्वाइनिंग 3 प्राइम OH। अब देखो पॉलीमर में क्या होगा, एक हमें तो बॉन्ड मिल चुका है, एक तो हमें मिल चुका है यहाँ पे DCMP मिल चुका है हमें, मतलब डीऑक्सीराइबो साइटोसाइन मोनोफॉस्फेट मिल गया, और ऐसा यूनिट ज्वाइन होगा तो नया वाला यूनिट कहाँ ज्वाइन होगा, नया वाला यूनिट ज्वाइन करने के लिए ई लग जाएगा 3 प्राइम पोजीशन पे, ई कहाँ लग जाएगा 3 प्राइम पोजीशन पे, और फिर इसके 3 प्राइम पोजीशन पे और लगेगा निचला वाला, फिर उसके 3 प्राइम पोजीशन पे निचला वाला, मतलब ऐसे ही आपको सीधी सीधी चेन देखने को मिलेगी। तो एक अगर हम ध्यान दें कि फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजनस बेसिस लगते हैं, 5th प्राइम कार्बन पे आपको फॉस्फोरिक एसिड लगता है, और इसका 3 प्राइम पोजीशन पे दूसरा न्यूक्लियोटाइड लगता है, फिर इसके 3 प्राइम पोजीशन पे इसके पीछे वाला न्यूक्लियोटाइड लगेगा, फिर उसके पीछे वाला, ऐसे जुड़ते जाएंगे, ठीक है। तो 3 प्राइम OH ग्रुप, 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप ऑफ अनदर न्यूक्लियोटाइड, 5 प्राइम जो है उसका ये ज्वाइन होने वाला है यहाँ पे। न्यूक्लियोटाइड चेन डिस्टिंक्ट होती है एक दूसरे से, इनके फ्री एंड्स रहेंगे, 2 एंड्स ध्यान रखिएगा, 2 फ्री एंड्स प्रेजेंट रहते हैं हमेशा न्यूक्लियोटाइड्स में। पहला फ्री एंड रहेगा 5 प्राइम पोजीशन पे और दूसरा रहेगा 3 प्राइम पोजीशन पे। 5 प्राइम पोजीशन पे हमेशा फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, हमेशा फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, और 3 प्राइम पोजीशन पे फ्री OH ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। देखो 1 एंड इज फ्री, जिसको हम बोलते हैं फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट रहेगा 5 प्राइम पोजीशन पे, जिसको 5 प्राइम एंड कहेंगे, और दूसरे एंड को हम 3 प्राइम एंड कहेंगे जहाँ पे फ्री OH प्रेजेंट रहने वाला है। तो इनके हमेशा 2 एंड्स आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ से कंसेप्ट बनता है हमारा 3 प्राइम एंड 5 प्राइम का। तो ये अच्छे तरीके से आप नोट कर लीजिएगा कि 3 प्राइम पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट रहेगा एंड 5 प्राइम पे फॉस्फेट एंड 3 प्राइम पे फ्री OH ग्रुप प्रेजेंट रहने वाला है। नेक्स्ट, द पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड कैन बी रिप्रेजेंटेड। हमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर यहाँ पे देखो दिया हुआ है। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड में होगा न्यूक्लियोटाइड सीधे सीधे लगे हुए रहेंगे। दिस इज इन टर्न इज डिटरमाइंड बाय आइडेंटिटी ऑफ बेसिस। ये कैसे पता चलेगा हमें बेसिस कौन से लगे हुए हैं। डिफरेंट न्यूक्लिक एसिड में अलग अलग स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं हमें। इट इज द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन DNA विच कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये ध्यान रखो कि जो इसमें बेसिस लगे हुए हैं ये हमें बताते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन के बारे में। मतलब जो नाइट्रोजनस बेसिस लगे हुए हैं वो हमेशा स्टोर करके रखेंगे जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को। अगर पॉलीन्यूक्लियोटाइड देखें हम तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये सीक्वेंस के हिसाब से उनका नामकरण किया जाएगा। बिगिनिंग इसकी कहाँ से होगी 5 प्राइम एंड से, मतलब स्टार्टिंग है 5 प्राइम, एंड जो लेटर्स है इनके वो आएंगे CATG। C मतलब साइटोसाइन, एडेनाइन, थाइमाइन, गॉनिन, ऐसे ये 4 न्यूक्लियोटाइड सीधे सीधे लगे हुए हैं। बेस में हमको साइटोसाइन मिल रहा है, एडेनाइन मिल रहा है, थाइमाइन और गॉनिन मिल रहा। ये चारों प्रेजेंट रहते हैं किसमें, DNA में। ये चारों प्रेजेंट रहेंगे कहाँ पे, DNA में। अगर हमने T को हटा दिया और U डाल दिया तो वहां पे वो प्रेजेंट रहेंगे RNA में, जो प्रोसेस हम पढ़ते हैं ट्रांसक्रिप्शन में। ये देखो ये 5 प्राइम में हमेशा कौन रहेगा, फॉस्फेट प्रेजेंट रहने वाला है। एंड शुगर का जो 3 प्राइम एंड है वहां पे OH आपको देखने को मिलेगा। बेसिस के अंदर ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, बेसिस के अंदर ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। तो देखो फॉस्फेट शुगर फिर बेस, फॉस्फेट शुगर फिर बेस, फॉस्फेट शुगर बेस, फॉस्फेट शुगर बेस। तो शुगर के 3rd प्राइम से हमेशा ज्वाइन होता है दूसरे का फॉस्फेट वाला। क्लियर, बहुत ही आसान सा चीज है ये। आगे बढ़ते हैं हम। रिमेंबर न्यूक्लिक एसिड में ये बैकबोन रहेगा अल्टरनेटिंग शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। बैकबोन ऑफ ऑल DNA कंटेन्स शुगर, DNA में हमेशा शुगर मिलेगा 2 डीऑक्सीराइबोज
while RNA में D ribose. The identity of sequence of the bases distinguish one polynucleotide from other. उसमें कौन से बेसिस लगे हैं, क्योंकि शुगर तो एक ही रहेगा, डीएनए में एक ही शुगर रहेगा, बीच में ऐसा नहीं होगा कि वहां पे राइबोज आ जाएगा। एक ही तरीके का शुगर है, एक ही तरीके का हमें फॉस्फेट ग्रुप भी है। बेसिस के ऊपर हमें पता चलता है कि कौन सी तरीके की चेन चल रही है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड में एक एंड रहेगा जिसको हम 5 प्राइम एंड कहेंगे, वहां पे हमेशा फॉस्फेट ग्रुप देखने को मिलेगा, और 3 प्राइम एंड में हमेशा फ्री ओएच देखने को मिलेगा, जो कि कहा रहता है शुगर के अंदर, शुगर के अंदर। ये सारी चीजें थी रिमेंबर करने की। अब डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या कहते हैं, डीएनए के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, लैडर स्ट्रक्चर। और इसके बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है जो एग्जाम्स में आई है, ठीक है। डीएनए के अंदर ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स हैं, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड रहते हैं डीएनए के में, और ये राइट एंगल्ड रहेंगे, राइट एंगल डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर किसने प्रोवाइड किया था बेटा, इस स्ट्रक्चर को किसने प्रोवाइड किया था, वॉटसन एंड क्रिक ने, वॉटसन एंड क्रिक ने प्रोवाइड किया था इन 1953, और बाद में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऐसा का ऐसा ही मिला। तो पहली बात आप ध्यान रखो कि डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स रहेंगे एक दूसरे से जुड़े हुए, और राइट एंगल में रहेंगे, राइट एंगल में रहेंगे, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर रहेगा इनका। 2 स्ट्रैंड ये अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, मतलब कि ये दोनों एंटी पैरेलल है। एक एंड को हम कहेंगे फ्री प्राइम एंड और दूसरे को कहेंगे 3 प्राइम एंड। अगर एक जा रहा है, ये अगर हम इसको कहेंगे 5 प्राइम से 3 प्राइम, तो दूसरा रहेगा इस साइड में 5 प्राइम से 3 प्राइम, अपोजिट, एक दूसरे से एंटी पैरेलल रहता है दोनों। वाइल अदर इज फ्रॉम 3 प्राइम एंड टू 5 प्राइम एंड। शुगर फॉस्फेट बैकबोन लाइज आउटसाइड ऑफ द हेलिक्स, ये ध्यान रखिए, शुगर और फॉस्फेट बैकबोन है ये बाहर रहेंगे। 3 हिस्से प्रेजेंट है हमें पता है, जब भी हम न्यूक्लिक एसिड देखते हैं तो 3 हिस्से रहते हैं, N2 बेसिस, फिर उसके बाद फॉस्फेट, और देन उसके बाद में शुगर। तो फॉस्फेट और जो ये शुगर है, फॉस्फेट और जो ये शुगर है, ये हमेशा बाहर की तरफ प्रेजेंट रहेंगे, एंड जो N2 बेसिस है वो अंदर की तरफ प्रेजेंट रहेंगे। एंड साथ ही साथ इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना है कि जो N2 बेसिस है ये परपेंडिकुलर रहेंगे फॉस्फेट से और शुगर से, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये दोनों परपेंडिकुलर रहेंगे एक दूसरे से। देखो, लाइज आउटसाइड द हेलिक्स एंड द बेसिस लाइज ऑन इनसाइड, ये जो आपको बीच में दिख रहा है ना, ये सभी क्या है बेटा, बेसिस। जो बीच में सीढ़ी जैसे दिख रहा है ये क्या है, बेसिस, जो कि परपेंडिकुलर है एक्सिस ऑफ हेलिक्स से। द डबल हेलिक्स इज स्टेबलाइज्ड बाय, अब इसमें कौन से तरीके का बॉन्ड रहता है वो सुनो, हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन बेसिस ऑफ 2 डीएनए, 2 डीएनए के बीच में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है, जो कि लैडर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। और इंपॉर्टेंटली ये ध्यान रखो कि ए हमेशा टी के साथ बॉन्ड बनाता है, ए हमेशा टी के साथ बॉन्ड बनाता है, और सी हमेशा जी के साथ बॉन्ड बनाता है। और साथ ही साथ एडेनिन हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा थाइमाइन के साथ। तो एटी में आपको 2 बॉन्ड देखने को मिलेंगे, 2 बॉन्ड देखने को मिलेंगे, और सीजी में हमेशा आपको 3 हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलते हैं। अगर आप बायो के स्टूडेंट हो तो आपको ऑलरेडी ये सारी चीजें पता होगी। इट मे बी नोटेड दैट आरएनए ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, आरएनए के बारे में ये सारी बातें नहीं हो रही हैं। आरएनए में क्या होगा, AUCG आ जाएगा, एडेनाइन, यूरासिल, ग्वानिन और साइटोसाइन। ये थाइमाइन की जगह पे बस यूरासिल आ जाता है। नेक्स्ट, डबल हेलिक्स जो स्ट्रक्चर है वो दिया किसने, वॉटसन और क्रिक ने। चलो इसको हटा देते हैं। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसने दिया, वॉटसन और क्रिक ने, जो कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं। 1953 में ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर आया था, जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से वेरीफाइड किया गया बाद में। लास्ट पार्ट हमारे इस पूरे न्यूक्लिक एसिड का एक्सिस, इसके बारे में आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान रखना है कि अंदर में हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, एक्सिस ऑफ हेलिक्स से ये 90 डिग्री में रहेंगे, बाहर के साइड में हमेशा फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट प्रेजेंट रहने वाले हैं, सी और जी ये दोनों एक दूसरे से 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने वाले हैं, एंड ये ए और टी हमेशा एक दूसरे से 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूं, इसको अच्छे तरीके से आप सुन लीजिए और नोट कर लीजिए इसके बारे में जो हमें बुक में नहीं दी थी, कि जब 1 टन होगा, 1 टन ऑफ 360 डिग्री, 1 टन जब होगा 360 डिग्री तक का, तो उसमें 10 बेस पेयर होंगे,
10 बेस पेयर होंगे। एक टन में हमेशा 3.4 नैनोमीटर कवर होने वाला है। एक पेयर में हमेशा कितना कवर होगा? 3.4 नैनोमीटर का। दो दो जो स्ट्रैंड्स है एक दूसरे से हमेशा एंटी पैरेलल रहेंगे और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा रहेगा 20 एंगस्ट्रॉम का। 20 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रैंड्स ये रहेगा एंड ये 20 एंगस्ट्रॉम। जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो अंदर है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। नाइट्रोजनस बेसिस अंदर है जिसको हम बोलेंगे हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक पार्ट अंदर रहेगा एंड जो फॉस्फेट है वो बाहर के साइड में है, इसको हम बोलेंगे हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री का। 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो इंपॉर्टेंटली हमें ध्यान रखनी है, जो बुक में हमें नहीं दी थी। क्लियर? क्लियर? चलो ये कवर करते हैं। क्वेश्चन, राइट द सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड फॉर द फॉलोइंग 5 प्राइम ए सी जी टी ए सी 3 प्राइम। क्या करना है आपको? हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री में अपोजिट लेके चलना है। ए के अपोजिट टी आ जाएगा, सी के अपोजिट जी आ जाएगा। ए टी सी जी। 5 प्राइम के आगे 3 प्राइम, 3 प्राइम के आगे 5 प्राइम। ए के आगे टी, सी के आगे जी, जी के आगे सी, टी के आगे ए के आगे टी, सी के आगे जी। आपको चलना है ए के आगे टी, फिर सी के आगे जी। और अगर यू आता, समझो यू आता, तो यू के आगे क्या लिखते हैं आप? टी को हटा देते, ए को डाल देते। हमेशा यूरासिल आ जाता है एज अ सब्स्टिट्यूएंट ऑफ किसका? थायमाइन का। क्लियर? तो आपको न्यूक्लिक एसिड अच्छे से समझ गया होगा पूरा डिटेल में, कोई भी दुविधा, शंका, कुशंका और लघु शंका आपको नहीं होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप न्यूक्लिक एसिड आपको डिटेल में समझ गया होगा। इसके क्वेश्चंस आपको सेपरेट वीडियो में मिल जाएंगे, जाके उन क्वेश्चंस को आप देखिएगा और ट्राई कीजिएगा कि पॉज करके आपको आ रहे हैं कि नहीं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड बाय।